स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 जो लागू हुआ है उसको धरातल पर लागू किया जाए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट की धारा 3.3 के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को वहां से उनके स्थान से नहीं हटाया जाए। मोटरसाइकिल पहले भी चलती थी, अब भी चलती है। आपने कहा एक हेलमेट लगाइए, हमने लगा लिया। आपने कहा दो लगाइए, हमने लगा लिया। आप वेंडर को बताइए तो सही उसको कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, उसको आप बताएंगे नहीं और आप उसको अतिक्रमण कह करके अतिक्रमण के नाम पर उसका सामान जब्त करेंगे, उसका सामान तोड़ेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, उसको जेलों में बंद करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? प्रत्येक कारखानों में रविवार की जो छुट्टी है वो लागू की जाए। एक संस्थापन अधिकारी की पोस्ट क्रिएट की है सरकार ने, लेकिन विद्युत विभाग में वो पोस्ट अभी तक विद्युत विभाग ने लागू नहीं की है। ये मुख्य मांगे हैं। पेंशन के नाम से कुछ नहीं मिलता, 1000 रुपए पेंशन मिनिमम, जबकि सीमेंट बेजोड़ में काम करते करते आदमी पूरा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और पूरे कंस्ट्रक्शन लेबर काम में सारा सीमेंट काम आता है। माँ बाप जो वर्कर भेजते हैं वहाँ पे उसके माँ बापों को कवर नहीं करता मेडिक्लेम पॉलिसी में। ईएसआई पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में ईएसआई लागू नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ईएसआई लागू हो। अखिल भारतीय मजदूर महासंघ की हुंकार महारैली में विभिन्न संगठन पहुंचे हैं, यहाँ पे मजदूर संघ पहुंचे हैं और अपनी अपनी मांग है वो उठाकर यहाँ पे रखने वाले हैं। खैर मेरे साथ मैं भी एक बार दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर को दिखाएं। बैनर लगे हुए, तमाम बैनर लगे हुए हैं और तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, इनके कर्मचारी मौजूद है और मजदूर संघ के जो यहाँ पहुंचे हैं उनकी मांग क्या है, क्या विभिन्न संगठनों से है वो और क्या क्या उनकी मांगे हैं, किस प्रकार से देखते हैं, व्यक्ति की वाली बात होगी। हम हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक बार इनसे बात करने की और बात करके तमाम मुद्दों पर पहुंचाऊंगा और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ पहले तो ये कौन सी जयपुर जिला ठेला थड़ी फुटपाथ एवं हॉकर श्रमिक संघ भी पहुंचे हैं। सर क्या मांग है आपकी, क्यों पहुंचे हैं? हमारी ये मांग है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 जो लागू हुआ है उसको धरातल पर लागू किया जाए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट की धारा 3.3 के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को वहां से उनके स्थान से नहीं हटाया जाए जब तक कि उनके लिए लाइसेंस और वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं कर दी जाए। यदि वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक उन्हें उनके स्थान पर बैठने दिया जाए। उनके सम जो जबरन बेदखली होती है, जिस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा, सतर्कता विभाग के द्वारा, पूरे राजस्थान में ये कंडीशन है कि राज्य सरकार इस विषय पर गौर नहीं कर रही है। जबकि पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पथ विक्रेता नीति लागू की थी। उस नीति के बाद 2007 में यहाँ राजस्थान सरकार ने भी नीति बनाई, 2011 में भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया गया, लेकिन सब सरकारों के आपसी खींचतान के चक्कर में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 में केंद्र सरकार ने पथ विक्रेता नीति घोषणा की। उसके बाद 2016 में राजस्थान स्टेट ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट की जो पालना है उसको की, उसके लिए रूल्स बनाए, नियम बनाए। जब वो नियम आपने बनाए, उन नियमों को आप जब तक लागू नहीं करेंगे तो वेंडर्स कहाँ गलत कहाँ सही, इसका निर्णय आप कैसे कर पाएंगे? और जब आप निर्णय नहीं कर पाते तो वेंडर्स के संग अत्याचार क्यों करते हैं? उनको अतिक्रमी कह करके उनका बार बार अपमान क्यों करते हैं आप? ये अतिक्रमी नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था में इनकी महत्व को ध्यान में रखते हुए ही ये एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। और यहाँ देख लीजिए, सुबह का जो अखबार है वो भी वेंडर हमारा अखबार डालने वाला हमारा भाई होता है, और रात को सोने के समय दादाजी को दूध पिलाते हैं वो वेंडर भी हमारा भाई होता है। फल फूल वाला है, सब्जी वाला है, किराना सामान वाला है और अपना खान पान सामग्री बेचने वाला है, फास्ट फूड वाला है और जूते चप्पल वाला है। सभी प्रकार का सामान जो है बहुत कम रीजनेबल दामों पर हम लोग बहुत सरलता से सुलभता से उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद हमको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा क्यों? राजस्थान सरकार से हम यही पुरजोर मांग रखेंगे, आप पूर्ववर्ती सरकार को और देश की विभिन्न जो संवेदनशीलता है और इतना बड़ा जो संगठन है, इस संगठन को ध्यान में रखते हुए ये जो देश की असंगठित क्षेत्र की दूसरे नंबर की जनसंख्या है, इन सबको स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार और स्ट्रीट वेंडर अधिनियम के अनुसार आपकी जो नियम बने उन नियमों के अनुसार इनको वेंडिंग जोन बनाया जाए, लाइसेंस जारी किया जाए और अगर कहीं आवश्यक हो, अति आवश्यक हो तो ही आप इनको दूसरी जगह विस्थापित करेंगे, वो भी वार्ड में, सर्किल में, उसी स्थान के आसपास, माला मंदिर के बाहर बिकेगी ना कि दूसरी जगह। आपने मोटरसाइकिल पहले भी चलती थी, अब भी चलती है। आपने कहा एक हेलमेट लगाइए, हमने लगा लिया। आपने कहा दो लगाइए, हमने लगा लिया। आप वेंडर को बताइए तो सही उसको कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, उसको आप बताएंगे नहीं और आप उसको अतिक्रमण कह करके अतिक्रमण के नाम पर उसका सामान जब्त करेंगे, उसका सामान तोड़ेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, उसको जेलों में बंद करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? तो इसलिए हमारी पुनः यही मांग है कि राज्य सरकार से कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को और जो नियम बने हैं उनको लागू किया जाए।
देखिए, स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है लागू करने की मांग है और उनको स्ट्रीट वेंडरों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है, ऐसा इनकी मांग है। क्योंकि लगातार जो दावे किए जाते हैं कि अतिक्रमण मानकर उठा दिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है, उनको सामान को तोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये स्ट्रीट वेंडर जो है वो पहुंचे हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि कैसे भी इनकी मांग जो है वो यहाँ तक पहुंच पाए। मेरे साथ देखिए यहाँ पे कोटा होलसेल नमकीन कारीगर हेल्पर भी मौजूद हैं, विभिन्न संघ हैं या वो भी पहुंचे हैं। बात करता हूँ, सर क्यों पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के साथ बहुत अन्याय होता है। 8 घंटे से 12 घंटे तक उनकी ड्यूटी ली जाती है और इसके साथ साथ ही जो मजदूरों की जो समस्या होती है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ 2 लाख रुपए का था, उसको बढ़ा करके 5 से 10 लाख रुपए तक का किया जाए। और साथ में जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूरों की जो साथ जो काम करने का जो समय निर्धारित है, उस निर्धारित समय के उपरांत काम नहीं लिया जाए। और इसके साथ साथ जो संडे को जो सरकारी जो छुट्टी है और प्रत्येक हॉलीडेज पे जो छुट्टी मिलती है वो असंगठित क्षेत्र में भी लागू की जाए। प्रत्येक कारखानों में रविवार की जो छुट्टी है वो लागू की जाए और 100% जो जितने भी कारखाने हैं उन सभी कारखानों में इसको लागू करना अनिवार्य है, तब जाकर के मजदूरों का मजदूर संघ ये कहलाएगा। और इसी के साथ हम प्रत्येक कारखाने वालों को भी ये एक सूचना के माध्यम से एक लेटर जारी करेंगे कि प्रत्येक कारखानों में जितने भी जो मजदूर हैं उन सब की एक संख्या निर्धारित जो राज्य सरकार ने की गई है कि उनका पीएफ और जो एसआई जो लागू है। तो अभी कोटा में प्रत्येक कारखाने जिनमें किसी में 50 श्रमिक काम करते, किसी में 60 श्रमिक काम करते हैं, उन सबका भी इंश्योरेंस और साथ में पीएफ लागू होना चाहिए। और यही मांग हमारी राज्य सरकार से है। और प्रत्येक कारखानों में रविवार जो है वो पूरे तरीके से प्रतिबद्धित हो और उसको संडे पूरा लागू हो, मतलब पूरी उसमें जो छुट्टी है वो पूरे दिन की छुट्टी लागू होनी चाहिए। इसी की साथ और यही बात हम रखना चाहते हैं राज्य सरकार को। आपने मुलाकात की किसी पदाधिकारी से, आपकी मांग रखी वहाँ पे? प्रत्येक जो हमारे पदाधिकारी भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के, उनको भी हमने अवगत कराया है। और अवगत कराने के बाद आज हम जो जयपुर आए और इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब जो होलसेल नमकीन कारीगर है कोटा से वो पहुंचे हैं और यहाँ पे उनकी मांग है कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारी को मिलती हैं वो उनको भी मिलनी चाहिए। छुट्टी जो है वो संडे की फिक्स होनी चाहिए, ऐसे कुछ मांगे हैं। मेरे साथ भारतीय मजदूर संघ दीग से भी श्रमिक विभाग, बिजली विभाग के JVNLL के यहाँ पे कुछ पदाधिकारी मौजूद, जिला मंत्री हैं मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं रैली का माध्यम? सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसे हमारे बिजली विभाग में तमाम विसंगतियाँ हैं। जैसे महिलाएं 12 पास, उनको बाबू बना दिया जाता है, लेकिन जेंट्स होते हैं उनको टेक्निकल हेल्पर या इस तरह के पद दिए जाते हैं, जबकि लिंग भेद नहीं होना चाहिए। दूसरी, हमारे विभाग में संस्थापन अधिकारी की विशेष मांग है, संस्थापन अधिकारी की पोस्ट भी क्रिएट नहीं हुई है। दूसरी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो सभी लोग चाहते हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। और इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिसमें ES हमारे क्या लास्ट पोस्ट है, टेक्निकल फर्स्ट, टेक्निकल सेकंड, थर्ड, इस तरह से लास्ट में ES है। ES का पद सृजित किया जाए। और ES से आगे की जो पोस्ट है अदर विभागों के जैसे और स्टेटों में ES से आगे क्या JEN की पोस्ट क्रिएट होती है, तो इनको वो JEN की पोस्ट भी क्रिएट की जाए। जैसे ES से आगे जैसे टेक्निकल थर्ड, सेकंड, फर्स्ट के बाद ES होता है, इंजीनियर सुपरवाइजर बोलते हैं जिसको। उससे आगे अन्य स्टेटों में क्या JEN की पोस्ट हो जाती है, तो इनके क्या 3 प्रमोशन के बाद फिर इनके प्रमोशन नहीं है, ब्लॉक हो जाता है टेक्निकल कर्मचारी हमारे। और हमारे विभाग में अन्य जैसे स्टेट डिपार्टमेंटों में संस्थापन अधिकारी, OS फर्स्ट के बाद जैसे SO हो जाता है, उसके बाद एक संस्थापन अधिकारी की पोस्ट क्रिएट की है सरकार ने, लेकिन विद्युत विभाग में वो पोस्ट अभी तक विद्युत विभाग ने लागू नहीं की है। ये मुख्य मांग है हमारी। तो आपने संबंधित विभाग से अधिकारियों से मुलाकात की, बातें हुई है, मुलाकात हुई है, मंच के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से बातें भी पहुंची हैं, आश्वासन दिया गया है, पर अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अन्य विभागों में इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये बात है सर। तो देखिए यहाँ पे मजदूर संघ अपनी समस्या बताने आ रहे हैं, लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा गहरी भी नहीं है कि सरकार ना चाहे तो इनको सोल्व आउट नहीं कर सकती। ऐसा तो और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? राम रतन सर। बताएं। सर ये बिजली विभाग में जैसे सभी विभागों में सब सुविधा दी जाती है, जैसे रोडवेज कर्मचारी के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा के लिए पास दिया जाता है, ऐसे बिजली विभाग में भी बिजली कर्मचारी के लिए बिजली फ्री दी जानी चाहिए। और दूसरी है ओल्ड पेंशन स्कीम भी बिजली विभाग में लागू की जानी चाहिए सभी विभागों की तरह। और दूसरी इसमें ये है कि जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा अधिक से अधिक एक साइकिल अलाउंस की जगह मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल अलाउंस है उसको दिया जाए। यही मांग आपके माध्यम से हम सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। कोशिश करेंगे आपकी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने की। खैर तमाम यहाँ पे पदाधिकारी पहुंचे हैं, मजदूर संघ पहुंचे हैं, और मेरे साथ अभी एक भारतीय DLF सीमेंट मजदूर संघ भी पहुंचा है जो अडानी अंबुजा सीमेंट राबड़ी आवास ब्यावर से पहुंचा है। क्या नाम है सर आपका? बलवीर सिंह, अंबुजा सीमेंट महामंत्री। बलवीर जी यहाँ पे पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? हमारे विभिन्न जो सीमेंट मिल राजस्थान में इतना सीमेंट प्लांट होने के बावजूद जो वहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण पूंजीपतियों के द्वारा होता है। उनको जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनको सही वेतनमान नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि उनका सेम भुगतान चालू किया जाए। उसके बावजूद जो राजस्थान के अंदर कई दूसरे राज्यों के अंदर जो 58 साल की नौकरी रिटायरमेंट का जो टाइम था उनको बढ़ा के 60 साल कर दिया, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर 58 साल की नौकरी भी चल रही है। उसके बाद में सीमेंट प्लांट के अंदर इस देश का निर्माण के लिए, देश को तरक्की करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि शोषण को रोका जाए और जो श्रमिक है उनका भविष्य, उनकी पेंशन, आज सीमेंट प्लांटों के अंदर 2000 रुपये पेंशन मिलती है, तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की जाए। हमारा PF कटने के बाद ESI जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनकी ESI भी लागू नहीं है। तो हमारा है कि जो राज्य है, जो जिला स्तर के ऊपर एक ESI हर जिला के अंदर बना जाए ताकि श्रमिक का टाइम टू टाइम उसका इलाज हो, और उनको जो भी उनको क्षति जो सीमेंट प्लांट में होती है पूंजीपतियों के द्वारा उनको प्लांटों के अंदर एक्सीडेंट होने के बावजूद उनका प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। ये बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो हमारी ये है कि भाई सीमेंट प्लांटों के अंदर सरकार एक वेज बोर्ड धीरे धीरे, जितने पहले वेज बोर्ड हर सीमेंट प्लांट में था, अब वेज बोर्ड खत्म कर दिया है। तो वापिस जो ठेकेदार लेबर है जिनका योग्यता के अनुसार उनको परमानेंट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के जो मजदूर संघ है वो पहुंचे हैं और वेज बोर्ड लागू करने की बात यहाँ पे कही है। साफ चेतावनी है या फिर ये कहें कि आरोप है कि जब से कॉर्पोरेट घराने ने एंट्री की है सीमेंट फैक्ट्रियों में तब से इनका वेज बोर्ड हटा दिया गया है। साइकिल भत्ता है वो मिलता है, लेकिन अन्य तमाम जो भत्ते हैं वो भी इनको दिया जाए और सैलरी जो है पेंशन है वो भी बढ़ाई जाए। खैर मेरे साथ और भी पेंशन के नाम से कुछ नहीं मिलता, 1000 रुपये पेंशन मिनिमम, जबकि सीमेंट वेज बोर्ड में काम करते करते आदमी पूरा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और पूरे कंस्ट्रक्शन लेबर काम में सारा सीमेंट काम आता है। माँ बाप जो वर्कर भेजते हैं वहाँ पे उसके माँ बापों को कवर नहीं करता मेडिक्लेम पॉलिसी में। ESI पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में ESI लागू नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ESI लागू हो और हमारे जो ठेकेदारी प्रथा के जो आदमी है उनको समान काम समान वेतन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, मगर राजस्थान गवर्नमेंट अभी तक वो समान काम समान वेतन वाला जो पेंशन लागू किया नहीं है अभी तक। वो आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ये हमारा वेज बोर्ड लागू हो, या उनको काम के हिसाब से परमानेंट बेस का काम कर रहे हैं तो उनको हमारे यानी परमानेंट लेबर के बराबर उनको पेमेंट दिया जाए। ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। बिल्कुल देखिए बोलिए। मैं रमेश चंद सुमन, बारादान मंडी अध्यक्ष, अम्माल मजदूर संघ। मेरी सरकार से मांग है कि जो मेरे मजदूरों को जो 60 वर्ष होने बाद उनकी कम से कम पेंशन लागू की जाए 6000 रुपये, और उनको जैसे मान लो किसी भी प्रकार से घटना घटे तो उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जो हमें मिलता नहीं है। हमारे एक एक्सीडेंटल बीमा योजना चल राजीव गांधी एक्सीडेंटल बीमा, उसमें हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। तो मेरे मजदूरों को कम से कम ये दिया जाए, और उनको आवासीय योजना की बहुत आवश्यकता है। मेरे मजदूर को जो 60 वर्ष होने के बाद जो पूरा जीवन मंडी को देता है, लेकिन लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं होता है, तो धक्का खा के वो घर पे जाके पड़ जाता है। तो कम से कम लास्ट में उसको ऐसी व्यवस्था दी जाए जो रोटी तो खा सके। तो मजदूर की स्थिति ऐसी है मेरी, मजदूर मरता है तो उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। तो मैं अपने कोटे से चंदा हुआ कि उनको 10,000 रुपये देता हूँ तो कम से कम वो गंगा जी तक जा सके। तो आपसे निवेदन है। विडम्बना है, देखिए ये विडम्बना है कि जब कोई मजदूर
मजदूर के हादसे में मौत हो जाती है तो ये खुद अपने अम्माल मजदूर अनुदान देते हैं। चलो खैर, ये मांग वास्तव में निंदनीय है और चिंतनीय है देश के लिए और प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा को देखनी चाहिए। मजदूर महासंघ के तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद थे। मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मैडम, कहाँ से? ग्राम सहायक क्यों नहीं? ग्राम साथी। क्या काम होता है आपका? हमारा काम होता है ग्राम पंचायत में एक साथी होती है जो पूरे गांव में को 5 जितने भी गांव में 5 है 7 है 8 आते हैं पंचायत में, उनको सब में जाती है। तो उसका ना हमारा काम है बाल विवाह रोकना, भ्रूण हत्या रोकना, दहेज प्रथा को रोकना, नुक्ता प्रथा को रोकना, जैसे टीकाकरण करवाना, जितने भी काम है चाहे PSC पे हो, चाहे आंगनबाड़ी पे हो, चाहे पंचायत में पे हो, हम सब पूरा काम हम करते हैं। और हमें सिर्फ पेमेंट मिलता है 6,400 रुपये जो भी अब मिलने लगे हैं। और जो हमारे नगर पालिका में गाँव आए हैं और जो नगर परिषद में आए, दोनों को हटा दी गई थी साथी ने, उनको सिर्फ 3 साल के लिए वापस लिया गया है। तो उनको तो नगर परिषद में आ गए, तो हमें या तो कहीं भी और लगाया जाए या फिर हमें ग्राम पंचायत साथी से हटा के और नगर परिषद साथी ने नगर पालिका साथी बनाया जाए। ये मांग है आपकी? ये मांग और परमानेंट किया जाए। और ये NTT टीचर लग रहे हैं ना, वहाँ पे NTT जो ट्रेनिंग कर रखी उनकी बजाय हमें लगाया जाए। क्या कहिए आप? मैं ग्राम साथी डाड़ाइन से हूँ। तो हमारे है ना जो कई योजनाएं हैं, लेकिन सब में हम भाग लेते हैं, लेकिन हमारा कोई वो सामने नहीं आता है, क्योंकि हम इनके साथ शामिल होकर और कार्य करते हैं। तो हमारे कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जो हमारा कार्य भी सामने आए और हमारी बैठक भी हो, जिससे हमारा कोई देखे भाई हाँ ये साथी का कार्य है। और हमें है ना कई पदों से रिक्त कर रहे हैं, तो ये पद रिक्त नहीं करें और हमारे ये पद जो जारी रखे। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम परिषद में नगर परिषद में जो हटा रहे हैं ना, उनको वापस से लेकर के और उनका कार्य दिया जाए। ठीक है मैडम। ग्राम पंचायत सौतन हो, केशपति मीना हो, हम ग्राम पंचायत में अपने पूरी पंचायत को संभालते हैं। ग्राम पंचायत में वीडियो के सरपंच के साथ, वीडियो विकास अधिकारी के साथ, अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ, आशा सहयोगिनी बहन के साथ, हम सबके साथ मिलके पूरा काम करते हैं। अलग से भी हमको सरकार ने बहुत काम दे रखे हैं और 6,400 रुपये मिलते हैं, उनसे हमारा गुजारा नहीं होता। यानी कि हमको 25,000 रुपये दिए जाए या परमानेंट किया जाए। और हमारी जो बहनें हटा दी गई हैं नगर पालिका में आगे, उनको दोबारा से ली जाए। मैडम, मेरा नाम गीता शर्मा है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ से हूँ मैं उपाध्यक्ष। और हमारी सरकार से बहुत लंबित मांगे चल रही है, अभी तक एक भी मांग हमारी नहीं मानी गई है। भजन लाल जी सरकार ने, BJP सरकार ने उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि आंगनबाड़ी कर्मियों का 13,000 रुपये अगर हमारी सरकार आती है तो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई उस पर विचार नहीं किया गया। और जो बहनें हमारी रिटायर्ड हो रही है उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। खाली हाथ जिस दिन उनको जो रिटायर्ड होती है उनको खाली कह देते हैं कल से आपको नहीं आना है, उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जबकि वो कोई 45 साल से वहाँ काम कर रही है और उनको ऐसे ही, और सैलरी भी बहुत कम मिलती है। 10,000 हमें मान दे दिया जाता है। केंद्र और राज्य का दोनों अलग अलग टुकड़ों में आता है, वो मानधन भी एक साथ नहीं आता है। और उसके बाद हमारे जो अभी BLO जो है वो काम कर रहे हैं, वो सारा काम SIR का हमारी बहनों को हमको करना पड़ता है, जबकि BLO को साल के 12,000 रुपये अलग से मिलते हैं और हमारे को कोई अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। मुख्य मांग बता दीजिए मैडम। अभी हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें राज्य कर्मचारी करे, राज्य कर्मचारी नहीं करते तब तक 25,000 रुपये दे। और जो रिटायरमेंट की उम्र है, वैसे हमें कर्मचारी तो माना ही नहीं गया, तो 65 साल रिटायरमेंट की उम्र की जाए। और या फिर जब तक, बहुत सी बहनें ऐसी है उनके कोई चारा नहीं है, इसी से उनका परिवार चलता है और पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ खपा दिया। बुढ़ापे में उनको खाली हाथ घर भेजेंगे तो उनका वो परिवार कैसे चलेगा। उनके घर वाले भी यही सोचते हैं कि कोई अच्छी नौकरी होगी, घर आएंगे तो कुछ लेके आएंगे और उनको खाली हाथ घर जाना है। और जो सुपरवाइजर हमारे यहाँ जो सुपरवाइजर को लिया जा रहा है उसमें एग्जाम हो रहे हैं। जो कार्यकर्ता हमारी योग्यता रखती है सुपरवाइजर की, और योग्यता के आधार पे उन्हें, और जिनको 10 साल हो गया उनके एग्जाम उनका नहीं लिया जाए और सीधी भर्ती की जाए।
देखिए यहाँ पे मेरे साथ प्रदेश के महासंघ जो है मजदूर संघ, प्रदेश के तमाम मजदूर संघ पहुंचे हैं और अपनी अपनी पीड़ा कैमरे बताइए उन्होंने। कहाँ से बोले बाबा जी आप? पगड़ी बड़ी आया हूँ। क्यों पहुंचे आप? अरे दे आई ये जल विभाग की ट्यूबवेल चलावा तो नहीं तो हमारा कोई बढ़ोतरी की पैसांगी। आज मान 10-15 साल हो गया आगे में, पहले तो 5,000 की देता, अब 5,000 दे, नहीं तो मान स्थाई की मांग है, नहीं तो स्थाई करे नहीं कोई बात है। तो बाबा जी आपकी उम्र यहाँ पे धरना देने की थोड़ी है? नहीं हमारे तो धरना देने के लिए तो बच्चा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार के समय में नहीं जहाँ पे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन आप मांग लेके यहाँ पे आए हो, तो ये सरकार के लिए विडंबना का समय है कि संवेदनशील सरकार कहलाती है, डबल इंजन की रामराज सरकार कहलाती है, और आप इस उम्र में मांग कर रहे हो, यहाँ पे आके धरना दे रहे हो। बहुत थोड़ी सोचने वाली बात है, निंदनीय और चिंतनीय बात है। क्या नाम है सर आपका? लाखन सिंह मेरा नाम है, राजस्थान विद्युत ठेका कर्मी, जिसमें पार्टी कर्मचारी जिसमें कार्यरत के 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको सैलरी 9,000-8,000 मिलती है, उसमें खर्चा नहीं चलता है। और जो उनको काम है वो बिजली का सभी LT का, ABC LT और 11 kV का काम दे दिया। कोई भी अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचता है सेट डाउन के लिए, और ना तो उनको कोई सेफ्टी का सामान दिया जा रहा है, ना उनकी सुरक्षा, ना उनका तनख्वाह टाइम पे आती है, टाइम पे नहीं आती है। महीने में दो महीने 3-3 महीने हो जाते हैं तनख्वाह को। और GSS कर्मचारी हैं, उन ठेकेदारों के द्वारा लगाए गए हैं, तो उनको भी साल हो जाती है तनख्वाह दिए हुए, और उनको 6,000 मिलती है तनख्वाह। तो यह उनसे उनका परिवार थोड़ा चलेगा। मैं डबल इंजन की सरकार से यही कहना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दें और इनका परिवार आगे बढ़ाने के लिए इनका समान काम का समान वेतन दिया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ सर मेरा नाम राम कल्याण है, मैं ग्राम प्रत्यारी हूँ और करीबन मैं 25 साल से ग्राम प्रत्यारी की नौकरी कर रहा हूँ। फील्ड का काम है, तामील है, नोटिस है, ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। 7-8 गाँव की पंचायत होती है। सब काम करने के बाद में 15,000 रुपये सालाना के मिलते हैं, जो वो बाकी बहुत कम पड़ते हैं। कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह होना चाहिए, जब जाकर घर गृहस्थी चल पाती है। 5 मेंबर है, हमारे जीवन गुजारा नहीं चल पाता है। ऑल राजस्थान FID टीम के कर्मचारियों मेंबरों से मैं बात करने के बाद में मैंने बात बताई थी कि पहले हमारी सैलरी 6300 रुपये मिलती थी लाइनमैन के लिए, हेल्पर के लिए सैलरी मिलती थी 5,000 रुपये जब ओनली LT का काम था। अब 11 kV का जब काम हमारे पास में दे दिया है, उसके बाद में लाइनमैन की तनख्वाह 7200 रुपये प्लस लाइनमैन की तनख्वाह 5500 रुपये उनने की है। उसके बाद में 8 घंटे परमानेंट ड्यूटी देते हैं, 24 घंटा हमारी FID काम करती है। मौत के समय में भी, जूझते हुए बरसात का समय हो या कोई भी समय हो, उसके बाद हमारी FID काम टीम करती है, परमानेंट चलती है। बिल्कुल बरसात में हमारी FID टीम जब लौट जाए ना, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर सकते। तो आपकी मांग क्या है ये? मांग ये है कि गवर्नमेंट से यही मांग है कि तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमको परमानेंट किया जाए। 8,000-7,000 रुपये में मौत के कुआं में हम जूझते हुए भी काम करते हैं। बिल्कुल समस्या का समाधान जो है वो सरकार को करना है, और इनकी मांग जो है इतनी सी है कि इनकी परमानेंट की जाए। कई मुद्दे ऐसे आए हैं मेरे सामने जहाँ पे ठेका प्रथा हावी हो रही है और ठेकेदार जो है उनको शोषण कर रहा है। ऐसे में संवेदनशील सरकार जो है डबल इंजन की रामराज सरकार, उसको अब इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार जो है जनता के हित में काम करे, ऐसा इनकी मांग है और इनकी उम्मीद भी है। देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों को कहां तक संज्ञान लेती है और कहां तक इनकी मांग को मानकर इनका समाधान करती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।